खैरात से कभी मुल्क तरक्की नहीं करते। इमरान खान साहब एक गलती कर चुके, खैरात से मुल्क नहीं बना करते। इनको मछली पकड़ना सिखाओ, इनको मछली इनकी झोलियों में ना डालो। अगर इनको आराम से फ्री बीज सोसाइटी बना दिया गया, मुफ्त की चीजें दी गई, मुफ्त घर दिया गया, मुफ्त में इनको सारी चीजें दी जाती। आज आपने देखा यूरोप तबाह होना शुरू हो गया। वो इस वजह से होता रहा क्योंकि चैरिटी, खैरात और सोशल वेलफेयर और वेलफेयर स्टेट के नाम से ये सारे आइडियाज फ्लॉप हो चुके हैं। वजह ये है कि उनकी सारी यंग लॉट जो है वो घर बैठी है, शराब पी रही है। ये एक मुसीबत है पाकिस्तान की। हमें करना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे जीसीसी ममालिक के साथ हमें करने चाहिए थे। हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अमेरिका के साथ करने चाहिए था। अमेरिका आज तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया। इसकी वजह से रेकोडेक की अगर आप जिक्र करें और उसके अंदर आपने देखा कि आपने सिर्फ और सिर्फ सालसी कमीशन जो वर्ल्ड बैंक के अंडर आता है, यानी जिसके अंदर वो फंड्स और मामलात और डिस्प्यूट की हैंडलिंग के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था। आपको याद होगा कि जब वो सिंस फ्रॉम इंसेप्शन वो कभी चला ही नहीं। मैं IMF जो चीजें इंपोज कर रहा है आपको करनी होंगी, लेकिन अगर आपने जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक मामलात के अंदर देखी, आपके पास थोड़ा सा रूम और गैप निकलता है। इस टाइम पे यूक्रेन एक कांस्टेंट फैक्टर हो गया, दे आर इन वॉर। बाकी दुनिया जो है वो कोल्ड वॉर में कहीं ना कहीं है मौजूद। इस तरीके से अगर जो कोल्ड बिहेवियर के दरमियान में देखें, चाइना और पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के दरमियान में एक कोल्ड वॉर है, लेकिन अगले 5 साल के अंदर सारे डिपो, सारे वेयर हाउस के अंदर सिर्फ और सिर्फ चाइना का माल पड़ा है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात करने वाले ममालिक में होता है जी। चैरिटी में टॉप पे आता है। जब इतनी ज्यादा खैरात होती है तो फिर हमारे मुल्क से गुर्बत खत्म क्यों नहीं हो सकती, और क्या गुर्बत जो है वो खैरात से खत्म की जा सकती है? नवाज शरीफ सबसे ज्यादा खैरात करता है और उसकी दौलत जब मुल्क में जब वो हुक्मरान हुआ तो कई गुना बढ़ गई। सबसे ज्यादा खैरात करता है। इसहाक डार दाता साहब का परमानेंट मेंबर है फाइनेंस बोर्ड का, वो सबसे ज़्यादा खैरात करता है। अलीम खान सबसे ज़्यादा खैरात करता है, सबसे बड़ा करप्ट है। आप यू जस्ट नेम इट। इसके अलावा NGO के नाम के ऊपर सबसे ज़्यादा करप्शन हो रही है। JDC वाला अब्बास जो है वो एक टपोरी है और वहाँ पर हर गरीब का मजाक उड़ाने के लिए एक मोटरसाइकिल पे जब एक फैमिली जा रही होती है उसे यकदम कार की चाबी देता है फलां कंपनी की तरफ से। तो ये रॉबिन हुड बन चुके हैं। ये NGO के नाम के ऊपर गुर्बत को बेच रहे हैं। गरीब अपना आप बेच रहा है, अमीर उसकी गुर्बत को खरीद रहा है। अमीर गुर्बत खरीद रहा है और इसी तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जाता है और भत्थे के नए तरीकाकार बन चुके हैं। ये सब के सब इन्होंने एक तरीकाकार पहले एक कार्ड दिया करते थे, अब उन्होंने एक तरीकाकार ये शुरू कर दिया कि इनको चावल बांटो, इनको खैरात बांटो। खैरात से कभी मुल्क तरक्की नहीं करते। इमरान खान साहब एक गलती कर चुके, खैरात से मुल्क नहीं बना करते। इनको मछली पकड़ना सिखाओ, इनको मछली इनकी झोलियों में ना डालो। अगर इनको आराम से फ्री बीज सोसाइटी बना दिया गया, मुफ्त की चीजें दी गई, मुफ्त घर दिया गया, मुफ्त में इनको सारी चीजें दी जाती। आज आपने देखा यूरोप तबाह होना शुरू हो गया। वो इस वजह से होता रहा क्योंकि चैरिटी, खैरात और सोशल वेलफेयर और वेलफेयर स्टेट के नाम से ये सारे आइडियाज फ्लॉप हो चुके हैं। वजह ये है कि उनकी सारी यंग लॉट जो है वो घर बैठी है, शराब पी रही है, नशा कर रही है, ड्रग एडिक्ट है, आइस ले रही है। ये सारे के सारे आप पाकिस्तान की सारी एलीट में देख लें, वहाँ पे फंक्शंस नहीं हो रहे। ये सारे के सारे जब वो करेंगे तो घर बैठे हुए ये 40-40 साल तक जॉबलेस रह के जब उनको पैसा दिया जाएगा तो ये कौमें बर्बाद होगी। पूरा यूरोप आपके सामने है, पूरा अमेरिका आपके सामने है, जॉबलेस पे पैसे ले रहे हैं। और उधर अगर आप देख लें चाइना के अंदर उन्होंने खैरात देना बंद कर दिए। सोशल कम्युनिटी सेंटर्स हैं और उनको वो कमाएंगे, जितना कमाएंगे उस हिसाब का 10% आपके ऊपर लगेगा। और ये तरीकाकार इसी तरीके से उन्होंने मछली पकड़ना सिखाई है, मछली खैरात में खाना सिखाई नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो BITs है या फिर जिनको हम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ कहते हैं, और जिसके नतीजे में आपको याद होगा कि इसी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की वजह से आपको जब हमारा रेकोडेक का मामला गया था सालसी कोर्ट के अंदर या सालसी सेंटर के अंदर गया था जो कि वर्ल्ड बैंक का ही था, तो उसमें हमें उसी बायलैटरल ट्रीटी की वजह से जो हमने इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ऑस्ट्रेलिया से कर रखी थी, उस बायलैटरल ट्रीटी की वजह से हमें $11 बिलियन तक का जुर्माना पे करना पड़ा। फिर ज़ाहिर है उसके बाद फिर हम कंप्रोमाइजिंग स्टेट में आए। तो ये किस तरह से कर लिए जाते हैं और हमें क्या बायलैटरल ट्रीटीज़ करनी चाहिए या फिर हमें एग्रीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मैं इसमें अर्ज करूं, एक तो सबसे पहला मसला ये है कि
पाकिस्तान जो है उसको कोई खत हो गया। वो खत ये है कि बायलैटरल मल्टीलैटरल जो है वो बीटीज की करनी है, बीआईटीज करनी है। ये एक मुसीबत है पाकिस्तान की। हमें करना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे जीसीसी ममालिक के साथ हमें करने चाहिए थे। हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अमेरिका के साथ करने चाहिए था। अमेरिका आज तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से रेकोडेक की अगर आप जिक्र करें और उसके अंदर आपने देखा कि आपने सिर्फ और सिर्फ सालसी कमीशन जो वर्ल्ड बैंक के अंडर आता है, यानी जिसके अंदर वो फंड्स और मामलात और डिस्प्यूट की हैंडलिंग के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था। आपको याद होगा कि जब वो सिंस फ्रॉम इंसेप्शन वो कभी चला ही नहीं, तो 60 से ज्यादा सालसी मामलात जब उसकी अदालतों में गए, उनको समझ आई कि ये तो गरीब लोग हैं, इनको लूटना चाहिए। वो सालसी के मामलात के अंदर अदालतें उधर लगती रही और पाकिस्तान खरबों रुपए अरबों रुपए के जो है वो उन्होंने हर्जाने दिए। मैं बात गलत तो नहीं कर रहा, हर्जाने भी दिए, हमने वहां के फीस भी दी, कोर्ट की फीस भी दी, वकला की फीस भी दी, और पाकिस्तान एक भी रुपया कमाने से, ना हमने थर्गोल में से कुछ कमाया, ना हमने रेकोडेक्स से कुछ कमाया, ना हमने मिनरल एंड माइन एक्सप्लोरेशन की, ना हमने वो जो इटालियन कंपनी थी, बाकी कंपनीज थी, जो ऑस्ट्रेलियन कंपनीज थी, उन सारों को एक्सप्लोरेशन राइट्स भी दिए, उन्होंने दब के कमाए भी, और 2% के ऊपर जो है ना वो रॉयल्टी नहीं बनती थी। इस तरीके से जो बीआईटीज थी पहले 30 खत्म की, फिर उन्होंने अगले के ऊपर कहा कि बीआईटीज हमें खत्म कर देना चाहिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान। आप मुझे ये बताइए, सिर्फ एक अटॉर्नी जनरल जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है सिक्योरिटी जो नुकसान में जाने लगी थी वो बच गया, सिर्फ एक आदमी की वजह से। मुझे ये बताइए कि इनके पास ये पता ही नहीं था कि बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो है वो किसी भी मुल्क के लिए नुकसानदेह होते हैं। मल्टीलैटरल ताल्लुकात छोटे छोटे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामला आते हैं उसमें बेहतर होते हैं, लेकिन करना क्या होता है, हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जब हम जाते हैं कि दो मुल्क जो हैं जैसा रवैया वो करेगा वैसा रवैया मैं करूंगा। बायलैटरल मामलात के अंदर तो 2% मुझे जो बलोचिस्तान में रॉयल्टी दी उस 2% का मैं क्या करूंगा। चुनाचे आई एम वेरी मच अगेंस्ट द बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल, लेट्स गो फॉर द एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क के ऊपर एक तरफ तो कर्जों का बोझ है ही है। आईएमएफ ने भी आपको कर्जा दे के आपसे से सख्त शराइत मनवा रखी हैं, और वर्ल्ड बैंक का भी आपने सबसे ज्यादा उससे इमदाद ली हुई है। तो अब वो आपसे कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ भी टैक्स लगाओ, यहाँ भी टैक्स लगाओ, एग्रीकल्चर में भी मजीद टैक्स लगाओ, जहां जहां पे आपने एग्जेम्पशन दे रखी है वहां पे आप मजीद टैक्स लगाएं। वर्ल्ड बैंक ने आपसे कहा है कि आपने एग्रीकल्चर से लेकर 4 बड़े सेक्टर्स के अंदर जो है वो टैक्स और इम्पोज करें। अच्छा, टैक्स आप कलेक्ट करते जाएंगे, आप टैक्स कलेक्ट करते जाइए। पाकिस्तान का मसला जो है वो टैक्स कलेक्शन नहीं है, हम बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं। इसने पिछले दौर के अंदर और उसके अंदर इसहाक डार के दौर के अंदर इस कदर इंसानों को और पाकिस्तानियों को बुरी हालत के अंदर करके इतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया, तो इतना टैक्स कलेक्ट किया कि जिसकी हद नहीं। अब आप जरा कंपैरिजन में चले जाएं ईरान और बांग्लादेश, हम पाकिस्तान जो है ईरान और बांग्लादेश से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है पाकिस्तान की डेविस्टेटिंग जो इकोनॉमी है उसका मसला टैक्स नहीं है। हमारा मसला यह है कि हम टैक्स हॉलीडेज नहीं दे रहे। आप देखेंगे 9 इकोनॉमिक जोन्स हैं, महाराष्ट्र के ढाबाजी इस तरह के नाम ले लेके आपको सीएसएस का जो है वो कोई आपके पास कमिश्निंग का कोई जवाब तो दे नहीं रहा। 9 इकोनॉमिक जोन्स हैं। आप यूं कीजिए कि 9 इकोनॉमिक जोन्स के अंदर जोन्स को फ्री कर दीजिए। केमिकल हो गया, प्लास्टिक हो गया, बाकी चीजें हो गई, जितने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, याद रखिए कि सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि उनको टैक्स फ्री या टैक्स हॉलीडे जोन्स कर दीजिए। मैं आईएमएफ जो जो चीजें इंपोज कर रहा है आपको करनी होंगी, लेकिन अगर आपने जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक मामला के अंदर देखें, आपके पास थोड़ा सा रूम और गैप निकलता है। इस टाइम पे यूक्रेन एक कांस्टेंट फैक्टर हो गया, दे आर इन वॉर। बाकी दुनिया जो है वो कोल्ड वॉर में कहीं ना कहीं है मौजूद। इस तरीके से अगर जो कोल्ड बिहेवियर के दरमियान में देखें, चाइना और पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के दरमियान में एक कोल्ड वॉर है, लेकिन अगले 5 साल के अंदर सारे डिपो, सारे वेयर हाउस के अंदर सिर्फ और सिर्फ चाइना का माल पड़ा है। अच्छा, चाइना तो गरीब नहीं होने लगा। अब इंडिया की कॉन्स्पिरेसी के मुताबिक चाइना जो है वो इस टाइम पर उनकी जो लोएस्ट ऑफ द जीडीपी का शिकार हो चुका है और उसके पास वो तरक्की का और ग्रोथ का जो है वो साइकिल ऊपर नहीं जा। मानता हूं वजह ये है कि वहां गुर्बत नहीं है, उन्होंने डोमेस्टिसिज्म पर फोकस कर लिया है और टैक्स फ्री जोन्स की तरफ जाना शुरू हो गए और उनकी अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब सादा आप समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने कहा है कि बाय 4% ऑफ द जीडीपी आपको बढ़ाना होगा।
आप देखिए जितनी ज्यादा टैक्सेशन लगाते रहेंगे यहाँ बिजनेस की तरीकाकार खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा एरिया जिसके अंदर हमने तरक्की करनी थी, $900 बिलियन के ऊपर पहुंच गया। जो इंडिया है वो तरक्की कर रहा है आईटी के अंदर। इंडिया जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ अलाइंड है। इंडिया के जो है मामलात इजराइल के साथ जबरदस्त जा रहे हैं। लेकिन अब जो है वो अच्छा इजराइल के साथ आपकी कनेक्शन देख लें, आपका अमेरिका है, लेकिन इन एनी केस इस रीजन को जब वो प्रॉब्लम में डालेगा और तल अवीव के अंदर 3 लाख लोग जो हैं वो स्टैंड बाय मिलिट्री उनकी ऑपरेशंस के लिए तैयार होगी, वो जंग किसमें हो रही है? हमास से, हिजबुल्लाह से, और वो ग्रुप्स में हो रही है। अब इस ग्रुप्स की लड़ाई के अंदर देखिए ईरान कह रहा है मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं। अब ईरान चाइना को तेल बेच रहा है और इस टाइम पर उसके रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं और उसकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है। चाइना इन एनी केस उससे तेल लेता रहेगा। तो पाक सैंक्शंस के बावजूद ईरान तरक्की कर रहा है ना जी। मैं आपसे सवाल सिर्फ ये पूछ रहा हूं, अगर ईरान तरक्की कर सकता है तो हम अंडर द IMF इम्प्लीकेशंस भी तरक्की कर सकते हैं कुछ एरियाज को टैक्स फ्री करके।